ठीक है, तो ये जो क्लस्टर्स हैं बेसिकली उनको हम कैसे एफिशिएंटली यूज करें, ठीक है, एफिशिएंटली यूज कैसे करें, कहीं ऐसा ना हो कि जो एक क्लस्टर है वो एक ही काम करती है, अपने जब काम हो जाएगा। अभी टी ब्रेक देंगे तो टी ब्रेक में बाकी कैसे करेंगे, ठीक है, ब्रेक होगा तो टी ब्रेक का इंतजार कीजिए, तो सब लोग हंसना, कोई दिक्कत नहीं, हंसना नहीं। तो ये जो है यार, तो हमने बताया अभी जैसे एक ऑफिस पर्सन है कोई, वो एक ही काम को लेके बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये फिर हमें उसको अच्छे से यूज करना। तो ये जो क्लाइंट है या जो स्लैब है, स्लैब को ऐसा नहीं कि वो एक ही काम कर रहा है, हम उसको जब वो फ्री है तब हम उससे दूसरा काम कराते हैं, ठीक है। तो ऐसे उसको कैसे एफिशिएंटली यूज करना है वो चीज हम इसके अंदर स्टडी करते हैं या इसके थ्रू हम वो चीज पहले कर सकते हैं। तो यार it enables the development of various distributed application। सारी एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड तो ये बाय डिफॉल्ट हर एक हमारे टूल के साथ में जुड़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, ठीक है। मेकिंग Hadoop more versatile and scalable। स्केलेबिलिटी इसमें होती है, सारे जो फीचर्स हैं, क्योंकि स्केलेबल हमने कहा ये डिस्ट्रीब्यूटेड में एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है, स्केलेबल होना चाहिए, ठीक है। भाई जब आपको जरूरत पड़ी, ठीक है, अभी आपके ऑफिस है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है, पता चला कोई डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा बड़ा डाटा हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया, तो हम उस डिस्ट्रिक्ट में 2 ऑफिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा हो गया तो क्या करेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में 2 ऑफिस खोल दो। जैसे हमारा डाटा हम एग्जाम कंडक्ट करते हैं ट्रिपल सी का, तो अब यूपी इतना बड़ा स्टेट है तो हमने यूपी में 2 रीजन बना दिए भैया, एक यूपी ईस्ट और एक यूपी वेस्ट। तो ये हमारे हाथ में, जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे हम क्लस्टर बनाते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अगर और ऐड कर रहे हैं और बना रहे हैं तो हमारी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसी फीचर्स को बोलते हैं स्केलेबिलिटी। हम उसको जितना चाहे बड़ा कर दें, जितना चाहे छोटा कर दें, उसकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उल्ट अपोजिट भी हो सकता है, भाई आपने देखा काम कम हो गया किसी डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस का, तो जरूरत नहीं तो उस ऑफिस को क्लोज करके हम बगल वाले ऑफिस से काम करा सकते हैं। तो ये स्केलेबिलिटी का मतलब है जरूरत पड़ने पर हम उसमें स्लैब ऐड कर सकते हैं या फिर स्लैब को डिलीट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। स्केलेबल होना चाहिए हमारा सॉफ्टवेयर। So with that, different processing framework can be co-exist and share resources within the same Hadoop cluster। तो एक जो ये क्लस्टर है या एक जो क्लाइंट है वो कई तरह के काम कर सकता है, एक बात है, जरूरी नहीं कि एक काम दे दिया तो उसी काम को लेके बैठा हुआ है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं कई लोग एक बात में 2-2 4-4 काम करते हैं, ठीक है, और कई लोग हैं कि वो एक काम को लेके बैठे रहते हैं, वो भी सही से नहीं कर पाते। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे प्रैक्टिकली हमारी इस टेक्नोलॉजी में भी हो जाती है। तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं यार्ड। इसका काम क्या है, देखना, ठीक है, रिकॉर्ड कितना, कहाँ पे कितना रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऊपर आएगी, चेक कर लेता है। चेक कैसे करेगा, सबका डाटा देख लेगा, भाई वो जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर कितना यूज हुआ, वहाँ की मेमोरी कितनी यूज हो रही है, तो वो डाटा इसके पास है, वो उस डाटा से उसको पता लग जाएगा, ठीक है। भाई जो हमारा बॉस है वो आप बोलोगे नहीं हम बहुत काम कर रहे हैं, तो वो देख लेगा भाई तुमको क्या काम तुमने किया है अभी तक, बताओ कितना तुम्हारा उसमें टाइम लगा, बताओ। तो वही चीजें है कि अगर कोई क्लाइंट बोलता है, कोई स्लैब बोलता है कि बहुत ज्यादा बिजी है, तो वो चेक कर लेगा प्रोसेसर कितना यूज हुआ, ये सारा चीजें डाटा लॉग फाइल में होता है। The flexibility allows us to run a variety of application, each with its own application master। तो इसका अपना खुद का एप्लीकेशन मास्टर होता है, और जो रिसोर्स को जो मैनेज करने वाले जो टूल्स है, फीचर्स हैं, वो सारे इसके पास होते हैं। और प्लस ये जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं हमारे सबसे, ये आपस में काम भी मतलब कंपेटेबल होता है, चाहे वो एसक्यूएल हो, हाइव हो या पेक है, कोई भी टूल है, ये सभी के साथ ये कंपेटेबल है, सभी के साथ मिलजुल के ये यूज अपने आप को जो रिसोर्सेज है उनको यूज कर सकता है, सभी के साथ ये यार्ड यूज कर सकते हैं, एसक्यूएल में भी और हाइव में भी। रिसोर्स मैनेजर, हाँ, तो इसका मेन की कंपोनेंट है, एक तो रिसोर्स मैनेजर, नाम से पता लग रहा है मैनेजर है, क्या करेगा, रिसोर्सेज को मैनेज करेगा। और रिसोर्सेज क्या होते हैं कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी एंड प्रोसेसिंग यूनिट, ये 2 रिसोर्सेज मेन इंपोर्टेंट होते हैं। तो एक मैनेज एंड एलोकेट रिसोर्स अक्रॉस एप्लीकेशंस और रनिंग ऑन द क्लस्टर। रिसोर्स मैनेजर कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर्स, इसके अंदर भी 2 पार्ट्स हैं, शेड्यूलर एंड द एप्लीकेशन मैनेजर। And the next component is node manager. Each node in the cluster runs a node manager. ठीक है, तो जो नोड होता है, ठीक है, एक तो हमने बताया जो मैनेज करने का काम होता है उसके पास रहता है, मास्टर के पास, और एक अपना जो स्लैब होता है उसके पास भी होता है, क्योंकि उसको भी ट्रैक करना होता है उसने क्या काम किया, कितना किया, ठीक है। और ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं,
तो उन्हें पता चल जाता है। तो नोड मैनेजर कहाँ होता है, स्लैब के पास में, रिसोर्स मैनेजर कहाँ होता है, मास्टर के पास में। एप्लीकेशन मास्टर, कंटेनर, ठीक है। एप्लीकेशन मास्टर इज ए प्री एप्लीकेशन कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगोशिएटिंग रिसोर्सेज फ्रॉम रिसोर्स मैनेजर। तो ये यहाँ पे रिसोर्स को नेगोशिएट भी किया सकता है, हमें इतनी हार्ड डिस्क की जरूरत है, ठीक है, तो वहाँ पे बोले नहीं इतनी हार्ड डिस्क अवेलेबल है, इसलिए में काम चलाया जा सकता है, तो वो सारी चीजें इस लेवल पे कर सकता है जो एप्लीकेशन मास्टर है, ठीक है। रिसोर्स को निगोशिएट करना, कितनी की जरूरत है, कितना अवेलेबल है, कितने में काम कर सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। कंटेनर इज ए सेट ऑफ एलोकेटेड रिसोर्सेज ऑन अ स्पेसिफिक नोड। एक नोड पे जो रिसोर्स अवेलेबल है, सीपीयू, मेमोरी, तो वो सारा कंटेनर का नाम दे दिया। Then advantage है, बाकी अन्य another resource, versatility and compatibility। ये जितने भी हमारे कंपोनेंट है दूसरे जो HBase है, HIVE है, सबसे कंपेटेबल है, सबके साथ ही मिलजुल के काम कर सकता है, ठीक है। जो यार्न है, HBase है, जो यार्न सॉरी जो क्या था पिग है, ठीक है, पिग है, HBase है, HIVE है, सबके साथ मिलजुल के ये काम कर सकता है, क्योंकि उनका अलग काम था, इसका काम अलग है। इसका काम ये है कि वो जो काम करे उसको एफिशिएंटली ये मैनेज कर दे। इम्प्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, काम ही है इसका कि कैसे रिसोर्स को अच्छे से यूज किया जाए। देन स्केलेबिलिटी भी है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर रिसोर्स कम ज्यादा हो सकते हैं, इससे परफॉर्मेंस पे कोई फर्क ना पड़े। देन डायनामिक रिसोर्स एलोकेशन, रन टाइम पे ये चीजें हम डिसाइड कर सकते हैं डायनामिकली, जो अवेलेबल रिसोर्स है उनमें से यूज करना, ठीक है। फेयरनेस एंड मल्टीटेनेसी, ज्ञान प्रोवाइड फेयर, मतलब ऐसा ना हो कि एक ही लोग को ज्यादा काम दे दिया जाए, दूसरे को थोड़ा कम दिया जाए, वैसा नहीं होता है, फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए काम, ठीक है। तो फेयरनेस को मेंटेन करता है ये। देन फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है, ये फीचर भी हमारा जुड़ा हुआ है। फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट मतलब अब अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी डाटा में, तो उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट बताया था उसमें भी, रेप्लिका मेथड, कि एक डाटा कई लोकेशन पे हम स्टोर करते हैं ताकि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर हम जो रेप्लिका है उसको यूज कर पाए। तो ये फॉल्ट टॉलरेंस भी इसके अंदर यूज होती है। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है वहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस भी हो गई, क्योंकि कब कौन सा नोड फेल कर जाए पता नहीं चलता। हाँ सर, ये सारी की सारी आपस में, ऑफिस है, ऑफिस में आप बोलेंगे भाई सॉल्व होगा, वो आपका अलग हो जाए, लिंक रहेंगे कहीं ना कहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे कि अल्टीमेटली एक ही छत के नीचे है, जैसे सारे एम्प्लॉय एक ही छत के नीचे है, एक ही ऑफिस के हैं, तो आपस में कहीं ना कहीं तरीके से लिंक होंगे। नहीं, ये अपने आप में कोई परफॉर्म नहीं है, बिल्कुल। हाँ सर, एक्चुअली में होता क्या, हमें जरूरत पड़ी, हमने अपने हिसाब से टूल बना दिया, इनको जरूरत पड़ी, इन्होंने अपने हिसाब से टूल बना दिया, ठीक है। ये जरूरत के हिसाब से चीजें बनती जाती हैं, तो अपने आप में परफ्यूम कुछ नहीं है। कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट ले लो, आपको अपने आप में परफ्यूम नहीं है। आप एक टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, वो परफ्यूम नहीं है, आप कॉलगेट यूज कर रहे हैं, ये पतंजलि का यूज कर रहे हैं, ये कोई और यूज कर रहे हैं, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसा एक सॉफ्टवेयर अपने आप में नहीं है कि बस वही सर्वे सर्वा वही सब जगह यूज हो, ठीक है, बदलते रहते हैं। आज आपको लगेगा कि हाँ नहीं, आज भी नहीं लगेगा, तो डेली खासकर सॉफ्टवेयर होता रहेगा। तो ये पर लिंक है आपस में, ठीक है। ये जितने भी हमने टूल डिस्कस किए हैं आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। एक ही मतलब उसके अलग अलग ये पिलर हैं, देखा जाए तो एक ही बिल्डिंग से, कोई किसी लिए यूज कर रहा है, कोई किसी लिए यूज कर रहा है, ठीक है। बट ये नहीं बोल सकते कि हम इसी से एक काम चल जाएगा। इसलिए तो मैंने बताया कि एक हाईली मतलब कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है जो आज का टॉपिक है ना, बिग डाटा एनालिसिस, क्योंकि इसमें कोई एक सिंगल लैंग्वेज नहीं है। हमसे बोलते हैं कि जावा लैंग्वेज सीखनी है, हम सीख लेंगे, एक सिंगल लैंग्वेज से कर लेंगे, बट जो मल्टीपल चीजों को सीखना एक साथ में बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वो इसके साथ में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। इसके अंदर टूल बहुत है, धीरे धीरे, हालांकि जब यूज करते हैं तो फिर वो सारे टूल फेमिलियर हो जाते हैं, प्रैक्टिस में आ जाएगा। हाँ, पर ऐसे सीखना मतलब एक दिन के उसमें इसका ओवरव्यू ले पाना भी बड़ा मुश्किल है, ठीक है। जैसे और कोई टॉपिक है उनको एक दिन में हम ओवरव्यू ले सकते हैं, इसका नहीं ले सकते, ठीक है। याद रह पाना भी तो बता रहे, जितना हमने नाम डिस्कस किए, सिर्फ नाम तक याद रह जाए बहुत बड़ी बात है। हमने 7-8 टूल डिस्कस कर दिए, कौन सा टूल किस पर्पज से यूज हो रहा है यही याद हो जाए तो बड़ी चीज है। हाँ बड़े हैं वो, इतना याद है। तो ये है याद डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन।
कंज्यूमर एप्लीकेशन कम्युनिटी सपोर्ट। तो इसके एप्लीकेशन से किसको वेब रिड्यूस या अपाचे स्पार्क या अपाचे फ्लिंक सभी के साथ यूज कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज भी है एप्लीकेशन भी है कि ये जितने भी टूल्स हैं आपस में सारे के सारे वैसे तो एक दूसरे से कंपेटेबल हैं। क्या हुआ चल रहा है? स्पार्क वाला प्रेजेंटेशन चला देना। तो ये तो हुआ हडूप का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब ये जो आपने प्रॉब्लम बताई, ठीक है, कि हडूप के साथ में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई ये हडूप सीखो, उसके बाद में फिर जावा सीखो, फिर यार्न सीखो, एसक्यूएल सीखो, हाइव सीखो, इतने सारे टूल्स करो, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम आपके दिमाग में ऐसे जो डेवलपर है उनके दिमाग में है कि हडूप को सीखना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ भी अकेला नहीं है, इसके साथ में 10 टूल और है। तो क्यों ना कोई एक ऐसी चीज मिल जाए जो ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर जरा कोई एक ऐसी चीज मिल जाए जो ये सारे काम करते हैं। तो उसके फिर 10 साल बाद बना स्पार्क, ठीक है। तो फिर हमारा जन्म होता है किसका? स्पार्क का। और स्पार्क एक ऐसा टूल है जो ये सारे काम अकेले खुद की से करने में कैपेबल है, ठीक है। जितने भी काम किए हमने ये सारे काम को खुद से करने में कैपेबल है। सर अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, सब परिस्थितियों का खेल है, ठीक है। अच्छा और बुरा तो क्या बोलेंगे, ठीक है। जो चीज 10-20 साल पहले बहुत अच्छी थी मार्केट में, आज को बोल रहे हैं बेकार चीज है, तो ये सब परिस्थितियों का खेल है सर, ठीक है। तो अच्छा बुरा तो हम नहीं बोल सकते। हडूप भी आज भी यूज हो रहा है, ठीक है। जो प्रोफेशनल होते हैं क्योंकि वो लो लेवल के फीचर्स दे रहा है, स्पेसिफिक टूल दे रहा है, तो आपको ज्यादा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, एक एक काम को आप मतलब अच्छे से कर सकते हो, एक एक चीज को। जबकि वहां पे तो क्या कंबाइंड काम हो रहा है सारा, तो वो अपने हिसाब से करेगा, तो जो उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, जो सर्विस वो देगा वही सर्विस आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। जो आप इंडिविजुअली यूज करते हो, ठीक है, तो वो आपके पास में वही देगा जो देगा। नहीं सर, दोनों में एक फर्क होता है। एक चीज हम खुद से मैनेज करते हैं और एक चीज क्या होता है कि हमें सारी चीजें मतलब एक जगह मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल है, जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं इसमें जैसे जावा लैंग्वेज है या उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी होती है और एक प्रोसीजर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। अब क्या होता है दोनों टेक्नोलॉजी में, जैसे पहले टेक्नोलॉजी को हम डिस्कस करें तो हमें जैसे कोई प्रॉब्लम हुई तो हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। कोई बीमारी हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, बोला जाओ ये टेस्ट करा के आओ, ठीक है। तो हम फिर गए लैब में गए, वहाँ पे जाके टेस्ट कराए, फिर वहाँ से रिपोर्ट मिली, रिपोर्ट फिर वापस लेके आए, फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसको रिपोर्ट को देखा, फिर कुछ मेडिसिन लिख दी, फिर हम कहाँ गए? मेडिसिन वाले के पास गए, वहां से मेडिसिन ली, फिर घर गए दवाइयाँ खाई। तो ये एक डिटेल प्रोसीजर हमने फॉलो किया, ठीक है। और यहाँ हमारे पास में ऑप्शन था, ठीक है। अब दूसरे वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। हमें कुछ प्रॉब्लम हुई, बीमारी हुई, कुछ हुई, तो हम सीधे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चले गए, सपोज चंदन में या वेदांता में या जो भी हॉस्पिटल है वहां चले गए। अब ऐसे हॉस्पिटल में जाओगे ना तो वो जो टेस्ट करेंगे टेस्ट भी वहीं पे हो जाएगा, मेडिसिन भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, सब कुछ वहीं पे हो जाएगा आपका एक ही छत के नीचे का, ठीक है। तो वो जो अप्रोच है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जहाँ पे एक ही जगह पे काम हो जाएगा। अब ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पे यूज हो रही है, दोनों यूज हो रही है कि नहीं? नहीं, वो हाँ स्पार्क में चला जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली वो अप्रोच फॉलो कर रहा है। हाँ, अब देखो इसमें क्या फायदा हो रहा है, हमने प्रोसीजर ओरिएंटेड में यहाँ पर भाई आप अपनी मनपसंद वाले केमिस्ट से तुम मेडिसिन ले सकते हो। वहां पे जाओ बोलेगा 2 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं देगा, वो हॉस्पिटल वाले जो मेडिसिन होगा वो 2 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं देगा, दवाइयाँ महंगी देगा, वो जो भी है आपको वही मतलब विजिट हो जाते हो। बोलेंगे टेस्ट भी हमारी लैब पे ही हम एक्सेप्ट करेंगे, बाहर से टेस्ट कराओगे तो हम नहीं मानेंगे उसको, ठीक है। तो वो दोनों टेक्नोलॉजी चलती रहती है,
तो यहाँ पे आपको फ्रीडम मिल जाती है कि आप अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर सकते हो। एक एक जो टूल अवेलेबल है, पिक है, स्कूप है, हाइव है, एचबेस है, उनको अपने तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे वो जैसा उन्हें एक बेस्ट मेथड बना दिया, ठीक है, जो यूज करना तो वो आपको फिर वही यूज करना है, ठीक है। पर वो तो उन्होंने ऐसा बना दिया वो यूज करना, बट साथ ही साथ उन्होंने ये फ्रीडम भी दे दिया कि आप ये वाली जो चीजें हैं इनको भी वहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है। ये तो सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर ने बोल दिया कि हाँ जो स्पार्क है, या तो आप स्पार्क का मेथड यूज कर दो, या फिर आपको स्पार्क वाला मेथड अच्छा नहीं लगा तो आप अपना वाला यूज कर दो। जैसे ही कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो बोल दो भाई मेडिसिन आपको पसंद तो हमारे यहाँ से लो, नहीं तो आप बाहर से ले आओ। दोनों फ्रीडम दे दी, उसके यहाँ पे भी है और बाहर से भी आप ले सकते हो। ऐसे बोला टेस्ट आप यहाँ करा लो या बाहर से करा लो, वो भी ऑप्शन है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे स्पार्क के साथ में है। स्पार्क बोलता है यहाँ पे आप उसके जो फीचर्स है यूज कर लो, अगर उसके फीचर्स में आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो जो पुराने जो हमारे फीचर्स हैं, एचबेस है, हाइव है, ठीक है, यार्न है, तो इन फीचर्स को भी वहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो ये उसका प्लस पॉइंट है, फायदा है उसका। हाँ बिल्कुल, नहीं बहुत सारे, हाँ ये होता है। हम लोग टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, हम सिर्फ हडूप और स्पार्क पढ़ रहे हैं ना, तो हाँ बिल्कुल रियल टाइम में स्ट्रीमिंग डाटा को प्रोसेस कर सकता है। हाँ बाकी तो अपाचे स्पार्क कीजिए ओपन सोर्स, ये भी क्या है ओपन सोर्स है। जैसे अभी तक हमने सारे सॉफ्टवेयर पढ़े हैं तो ये भी क्या है ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स हमें पता है फ्रीली अवेलेबल होता है, इसका सोर्स कोड हमें मिल जाता है, हम उसको यूज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओपन सोर्स क्लस्टर कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क, क्लस्टर कंप्यूटिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। क्लस्टर कंप्यूटिंग मतलब क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग उनके अंदर अलग कंप्यूटर्स हैं, उनको प्रोसेस कराना है स्पार्क के थ्रू। its primary purpose is to handle the real time generated data। जो हमारे हडूप में लिमिटेशन थी कि वो सिर्फ ऑफलाइन डाटा को ही प्रोसेस कर सकता था, ठीक है, वो लिमिटेशन भी इसके साथ नहीं है। ये रियल टाइम जो डाटा आ रहा है हमारा स्टॉक मार्केट का, या गेट से जो इलेक्ट्रिसिटी वाला डाटा आ रहा है, या सेंसर से हमारा वेदर फोरकास्टिंग वाला डाटा आ रहा है, उस डाटा को भी प्रोसेस कर सकता है। तो स्पार्क वाज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द हडूप MapReduce। तो जो स्पार्क है, स्पार्क में भी इंटरनली वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं हडूप वाले, ठीक है, क्योंकि ये हडूप के बाद आया है तो हडूप के इसने सारे एडवांटेज या प्लस पॉइंट ले लिए। तो इट वाज ऑप्टिमाइज्ड टू रन इन मेमोरी वेयर एज अल्टरनेटिव अप्रोचेस लाइक हडूप MapReduce राइट डाटा टू एंड फ्रॉम कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। ये इसका सबसे यूनिक फीचर है हडूप से। अगर हम कंपेयर करें कि यहाँ पे जो कंप्यूटेशन होती है वो इन मेमोरी कंप्यूटेशन होती है, ठीक है। हमने शुरुआत में भी बताया था स्टार्टिंग में कि जो मेमोरी है, मेमोरी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जो ऑपरेशन होते हैं वो फास्ट होते हैं, ठीक है। फास्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इसकी स्पीड फास्ट होती है। रैम जो होती है वो एक प्राइमरी मेमोरी होती है, और हार्ड डिस्क में जो ऑपरेशन होता है वो स्लो होता है, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो स्लो होती है और वो प्रोसेसर उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, उसको आईओ प्रोसेसर की हेल्प से एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो मतलब हार्ड डिस्क मतलब फ्रेंड का फ्रेंड, और जो हमारा रैम है वो सीधा फ्रेंड है, हमारे सामने है, ठीक है। तो हमें कोई काम कराना, सामने पर्सन है, तुरंत बोलेंगे काम करो, काम हो जाएगा। बट इनको किसी और को बोलना है फिर काम कराना, तो वो थोड़ा ऑपरेशन स्लो। तो हडूप में जो डाटा था वो डाटा कहाँ था? हार्ड डिस्क के अंदर। हडूप में डाटा कहाँ था? हार्ड डिस्क के अंदर। और स्पार्क में डाटा कहाँ है? रैम के अंदर, ठीक है। स्पार्क में डाटा कहाँ है? रैम के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो ये मेन मेमोरी के अंदर होने से जो हमारी ऑपरेशन है वो क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो इसलिए भाई देखो, ये वैसे भी उसके 10 साल बाद आया तो इसको अच्छा होना ही है, उससे फास्ट भी है, उससे बेटर भी है, इन मेमोरी कंप्यूटेशन भी है, सारी चीजें इसके साथ है। So Spark process the data much quicker than other alternatives। Spark में डाटा ज्यादा जल्दी से प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि ये डाटा कहाँ होता है हमारा?
मेन मेमोरी के अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर या फिर रैम के अंदर, और हडूप में डाटा कहाँ होता है? हार्ड डिस्क के अंदर। तो स्पार्क इज यूनिफाइड एनालिटिक्स इंजन फॉर लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग बिल्ट इन मॉड्यूल फॉर, ठीक है। अभी हमने बताया तो सारी चीजें इसके अंदर, तो सारी क्या क्या चीजें? एसक्यूएल, स्ट्रीमिंग, मशीन लर्निंग, ग्राफ प्रोसेसिंग, कई तरह की जो काम है, फंक्शनलिटी है, वो इसके अंदर इसकी खुद की है, ठीक है। हडूप के पास में सिर्फ दो ही चीजें थी, क्या थी? HDFS और मैपरिड्यूस, और उसका खुद का कुछ नहीं है। बाकी वो सारी चीजें दूसरों के भरोसे चलता है, ठीक है। किसी को कुछ यार्न यूज कर लिया, रिसोर्स कैपेसिटी मैनेज करना है, तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा यूज करना है, एक्सप्रेस यूज कर लिया, स्ट्रक्चर्ड डाटा तो हाई यूज, तो वो दूसरे सॉफ्टवेयर पे भरोसा करना। जबकि स्पार्क का ये सारे काम खुद के साथ हो जाते हैं, तो स्पार्क ऑल इन वन है एक तरह से अगर देखा जाए तो। हिस्ट्री ऑफ स्पार्क वाज इनिशिएटेड बाय मैटेज जुरेगिया एट यूसी बैटरी, जो भी है इन्होंने बनाया 2010 के आसपास बनाया था। बाद में फिर अपाचे ने इसको अपना नाम दे दिया, ठीक है, और इसको ओपन सोर्स डिक्लेयर कर दिया 2013 में। फीचर्स ये आते हैं, फीचर्स ऑफ अपाचे स्पार्क। तो सबसे पहला फीचर्स है ये फास्ट है, ठीक है। इट प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस फॉर बोथ बैच एंड स्ट्रीमिंग डाटा, यूजेज स्टेट ऑफ आर्ट टैग शेड्यूलर। इसके अंदर एक और नई टर्म क्या है? टैग शेड्यूलर, DAG। टैग मींस डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, टैग, इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें है टैग शेड्यूलर है, क्वेरी ऑप्टिमाइजर है, एंड अ फिजिकल एग्जीक्यूशन इंजन है। ये सारी चीजें हैं, इसकी वजह से ये स्पार्क है। Easy to use, it facilitates to write the application in Java, Scala, Python, R and SQL, ठीक है। वहाँ हम कोड किसमें लिख रहे थे? हडूप में, जावा में, ठीक है, सिर्फ जावा में लिख रहे थे। यहाँ पे हमारे पास में इतने सारे ऑप्शन दे दिए, आप जावा में लिखो, स्काला में लिखो, पाइथन में लिखो, आर में लिखो, SQL में लिखो, और भी कई सारी लैंग्वेज है, उनमें आप ये इसका प्रोग्राम लिख सकते हो, जो भी लैंग्वेज आपको आती हो। देन it also provide more than 80 high level operator। तो जो ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो जाते हैं, एडिशन, डिवीजन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड ऑन, ऐसे कई तरह के ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर मतलब ऑपरेशन कि डाटा के ऊपर हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उनको बोलते हैं ऑपरेटर। तो इसमें बहुत तरह के ऑपरेटर्स हैं जो हम उसके डाटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली it provide a collection of library including SQL and data frame। इसके अंदर SQL आप रन कर सकते हो, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हम RDBMS में यूज करते हैं, फेमिलियर है उसके, आसान है वो। एंड डेटा फ्रेम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। डाटा फ्रेम भी क्या है? टेबुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, हमने उसमें देखा था AI वाले में जो टेबुलर टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है। पंडास के अंदर जो यूज करते हैं हम डाटा फ्रेम, ठीक है। तो जो डाटा एनालिसिस होती है मैं वो डाटा फ्रेम के अंदर ही जब डाटा होता है तो सारी डाटा एनालिसिस हम वहीं पे करते हैं। तो ये डाटा फ्रेम इसके अंदर बन सकते हैं। मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज भी है इसके अंदर, ठीक है, कि भाई डाटा है, डाटा के ऊपर हमें मशीन लर्निंग भी करनी है। मशीन लर्निंग डाटा को एनालाइज करना है, डाटा को प्रेडिक्ट करना है, पुराने डाटा को समझ के हमें कुछ नई प्रेडिक्शंस करनी है, ठीक है। पुराना वेदर का हमने रिकॉर्ड देख लिया, डिस्कस कर लिया, समझ लिया, उसके बेस फिर हम क्या कर सकते हैं? नए आने वाले कल का अनुमान लगा सकते हैं कि भाई कल बारिश होगी या नहीं, या कल का वेदर कैसा होगा। तो वो चीजें भी है इसके साथ में। मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज में ग्राफिक्स एप्लीकेशंस भी है। ग्राफिक्स मतलब कि जो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ग्राफ से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। कंप्यूटर में अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एरे होता है, लिस्ट होता है, ट्री होता है, ये ग्राफ होता है। तो ग्राफ में क्या अलग अलग लोकेशंस पे नोड कनेक्टेड है। जैसे हम देखें मैप में क्या है? ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये सिटी से कनेक्टेड है, ये उससे कनेक्टेड है, ठीक है। या फिर सोशल मीडिया पे देखें हम, ये पर्सन उसका फ्रेंड है, ये उसका फ्रेंड है, तो वहाँ पे भी ये ग्राफ बन जाता है। तो वो चीज यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ, तो उस तरह की प्रोसेसिंग को भी हम कर सकते हैं। एंड स्पार्क स्ट्रीमिंग, इसमें हम स्ट्रीमिंग डाटा है या जो रियल टाइम डाटा है उसको भी हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो इसके अंदर एक एडवांटेज है। लाइट वेट, इट इज लाइट यूनिफाइड एनालिटिक्स इंजन विच इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग। तो जैसे हडूप यूज होता था बिग डाटा के लिए, ऐसे ये भी बिग डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं। Runs everywhere. It can easily run on Hadoop, Apache Mesos, Kubernetes, standalone or on the cloud.
तो इसको कहीं पे भी रन कर सकते हैं क्योंकि ये लाइट वेट है। लाइट वेट मतलब इसको कम रिसोर्सेज की जरूरत होती है रन करने के लिए, तो इसको हम कहीं से भी रन कर सकते हैं। इवन इसको हडूप के साथ भी हम कंबाइन कर सकते हैं। देन यूजेज ऑफ स्पार्क data integration, the data generated by system are not consistent enough to combine for analysis. To fetch consistent data from system, we can use processing like extract, ETL, जो ट्रांसफॉर्म होता है extract, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ये प्रोसेस इसमें हम यूज करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे भी एक आध प्रोग्राम रन करके हम। तो Spark is used to reduce the cost and time required for the ETL operation। तो जो ETL प्रोसेस करेंगे डाटा को एक्सट्रैक्ट करने का या एक डाटा को दूसरे डाटा में ट्रांसफॉर्म करने का या फिर डाटा को लोड करना, तो उसका इसमें टाइम थोड़ा कम लगता है। स्ट्रीम प्रोसेसिंग, तो इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू हैंडल द रियल टाइम जनरेटेड डाटा सच एज लॉग फाइल्स। Spark is कैपेबल है, तो रियल टाइम जो डाटा है, ठीक है, वो हम इसके अंदर प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये भी इसका हडूप से ऊपर एडवांटेज है, जो हडूप पे नहीं कर सकते वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। मशीन लर्निंग के यहाँ पे अलग से बिल्ट-इन लाइब्रेरी बनी हुई है जो हडूप पे नहीं है, तो वो हम मशीन लर्निंग कर सकते हैं। ये तो मशीन लर्निंग हमने एक लास्ट वर्कशॉप में भी एग्जांपल किया था, कैसे हम आने वाली मेल के बारे में पता कर सकते हैं कि वो मेल स्पैम फोल्डर में जाएगी या फिर वो हमारे खुद के मतलब इनबॉक्स में जाएगी। तो ये ऐसी कई सारी इसके साथ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बिल्ट इन ये है जिनको हम यूज कर सकते हैं। इंटरैक्टिव एनालिटिक्स, हडूप में जो है हम बैच प्रोसेसिंग करते थे, ठीक है, इंटरैक्टिव नहीं कर सकते, इसमें हम इंटरैक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। तो बिफोर लर्निंग Spark यू मस्ट हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ हडूप के बारे में। अगर हमें पता है तो हम इसको और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। Spark आर्किटेक्चर, तो Spark में भी वही मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर है। अगर देखा जाए तो जो हडूप में यूज होता था, एक मास्टर होगा और बाकी सारे के सारे क्या होंगे, स्लेव होंगे, ठीक है। तो मास्टर है वो सारे के सारे स्लेव्स को मैनेज करेगा। अब हडूप में जो टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं RDD, रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सेट। तो ये इसमें बार बार हम यूज करेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे कैसे RDD बनाएंगे हम, ठीक है। तो हर बार हमें इसको बनाते हैं और इसी के ऊपर हम ऑपरेशंस करते हैं। जो इसका मीनिंग है बेसिकली, रेजिलिएंट रिस्टोर द डाटा ऑन फेलियर, ऐसा डाटा जो अपने आप में कैपेबल है अपने आप को खुद से रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अगर डाटा में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए, डाटा करप्ट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो ये अपने आप को रिपेयर कर सकता है, ठीक है। ये इसके अंदर फैसिलिटी होती है, क्योंकि जो लाइव डाटा आ रहा है कहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो उसमें फिर ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आप से रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या फिर करेगा, हर टाइम पे वो क्या करता है, बीच बीच में बैकअप लेता रहता है अपना। जब भी इसको लगता है कोई प्रॉब्लम आई तो तुरंत वो अपने आप को बैकअप जो बना के रखा उससे रिस्टोर करके काम आपका रुकने नहीं देता, वो हमेशा अप रहता है, ठीक है। तो ये डाटा ऐसा है कि आपको मतलब बताए बगैर ही अपने आप को कहीं पे जैसे कुछ फेलियर हुआ तो आपको पता नहीं चलेगा वहाँ फेलियर हुआ। ऐसा नहीं, हम इतने सारे नेट के एप्लीकेशन यूज करते हैं, कितनी फेल हो जाती है, पर इस प्रॉपर्टी की वजह से हमें पता नहीं लगता। ऐसा बहुत कम टाइम होता है जब हम देखते हैं कि भाई जो गूगल है या फेसबुक है या अमेजन है, इनकी सर्विस नहीं चल रही, बहुत कम होता है। सालों में मतलब डेकेड में एक आध बार हो जाए, नहीं तो ये हमेशा अप रहते हैं। कैसे अप रहते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे ही, क्योंकि ये वहाँ पे क्या प्रॉपर्टी रेजिलिएंट, उसका उन्होंने ऐसा मॉडल बनाया हुआ है कि कहीं प्रॉब्लम हुई भी तो वो अपने आप ही खुद को सॉल्व कर ले, डाटा अपने आप को रिस्टोर कर ले अपने आप को। देन डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट नोड, वो जो डाटा है, डाटा कहाँ पे अलग अलग नोड पे है। हमने बताया डाटा एक जगह पे नहीं, क्योंकि डाटा बहुत बड़ा है, तो अलग अलग लोकेशन पे और इवन उसकी रेप्लिका भी मौजूद है। डाटा सेट मीन्स ग्रुप ऑफ डेटा। तो ये इसकी फुल फॉर्म है रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सेट। तो ये मेन इसका कंपोनेंट है Spark का। तो यहाँ पे एक और इसके अंदर जो यूज होता है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। दूसरा जो कंपोनेंट है इसका क्या है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो ये ग्राफ बनाता जाता है बेसिकली। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, जब कोई काम आता है, ठीक है, हमें ये काम करना है, ठीक है,
सर्वे करना है, ठीक है, आपके पास गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आएगा कि ये सर्वे करना है, तो ऐसे तो हम सर्वे करने जाएंगे, उसकी क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ठीक है, सर्वे करना है, बड़े लेवल पे सर्वे करना है, तो वो ऐसे नहीं होगा हाँ भाई चलो सर्वे कर दो, या उसकी हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। तो प्लानिंग हम क्या करते हैं, ग्राफ की फॉर्म में करते हैं, ठीक है, ग्राफ की फॉर्म में कैसे करते हैं, कोई टॉप लेवल पे ये काम है, सैंपल करना है, सैंपल को फिर हमने ये ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक पोर्शन यहाँ एग्जीक्यूट होगा, दूसरा पोर्शन वहाँ एग्जीक्यूट होगा, तो उसमें कुछ ऑपरेशन तो ऐसे होंगे जो सीक्वेंशियल तरीके से करने होंगे, और कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो पैरेलल भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो भाई हम बात करें, अभी तक बात करेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग, बट पैरेलल प्रोसेसिंग लाइक काम भी तो होना चाहिए, बट काम ही अगर हमारा सीक्वेंशियल है तो उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे करेंगे हम, ठीक है, तो वो चीज हो जाती है। तो वो चीज हमें पहले डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सा काम हम सीक्वेंशियल तरीके से करेंगे और कौन सा काम हम पैरेलल प्रोसेसिंग से करेंगे, ठीक है। हमेशा सारी चीजें पैरेलल प्रोसेसिंग में नहीं हो पाएंगी, तो वो ये ग्राफ बनाया जाता है, जब भी कोई काम आता है हमारे पास में तो हम उस काम को इस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इस ग्राफ में नोड होते हैं, तो नोड बेसिकली वो फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, और एक एज होती है कि भाई इस काम के बाद में ये काम होगा, इस काम के बाद में ये काम होगा, और फिर फाइनली उस ग्राफ को देख के हमें पता लग जाता है कौन से काम जो है वो सीरियल में होंगे, कौन से पैरेलल में होंगे। तो फिर उस ग्राफ को देखते हुए ये अपना काम, या मतलब ग्राफ क्या बेसिकली एक प्लानिंग है, तो उस प्लान को फिर ये एग्जीक्यूट करता है। तो जब भी इसके पास कोई काम आता है तो एक टैग बनाता है, उसका एक ग्राफ बना देता है ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। So directed cyclic graph is a finite directed graph that performs a sequence of computation on data. तो ये कुछ नहीं है, बस जस्ट एक प्लानिंग है, ताकि हमें पता है कि कौन सा जो प्रोग्राम है या काम है उसको हम सीक्वेंस में करेंगे और किस काम को हम पैरेलल करेंगे। So इसको दूसरे कंपोनेंट है ड्राइवर प्रोग्राम। द ड्राइवर प्रोग्राम इज अ प्रोसेस दैट रन्स द मेन फंक्शन ऑफ द एप्लीकेशन एंड क्रिएट द स्पार्स कंटेंट। तो जो ड्राइवर प्रोग्राम है ये समझ लीजिए ये कहाँ पे, मास्टर के पास। जो ड्राइवर प्रोग्राम है ये कहाँ पे, मास्टर के पास है, ठीक है। तो ये मास्टर के पास में, तो मास्टर के पास में जो सारा काम हो रहा है क्या है, मैनेज करने वाला काम हो रहा है। टू रन ऑन ए क्लस्टर द स्पार्क कंटेक्स्ट। तो जब भी हमें प्रोग्राम बनाना होता है या करना होता है तो हम एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट उसको बोलते हैं। तो वो क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो दूसरे इसके फंक्शंस हैं उनको एक एक करके कॉल करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट मतलब वो किया जाता है, एक माहौल बनाया जाता है या एक एनवायरनमेंट प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, और वो प्लेटफॉर्म को होते हैं हम यहाँ पे स्पार्क कॉन्टेक्स्ट। इट एक्वायर्स एग्जीक्यूशन ऑन नोड इन द क्लस्टर, देन इट सेंड एप्लीकेशन कोड टू द, मतलब ये तो हमने बना दिया, एक बार ये बन गया तो फिर हम इस पर जो भी प्रोग्राम रन करना चाहें, ठीक है, वो प्रोग्राम हम रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, और ये जब एप्लीकेशन रन करते हैं तो एक तो बाय डिफॉल्ट बन ही जाता है, एक स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट बन ही जाता है, जिसको हम अपने प्रोग्राम रन कर सकते हैं। Cluster manager. The role of the cluster manager is to allocate resources across applications. The Spark is capable enough to run large number of clusters. तो cluster क्या है बेसिकली, जो हमारे अलग अलग स्लैब्स हैं वो सारे के सारे क्या है, क्लस्टर्स हैं। तो वहाँ पे ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस हैं, क्लस्टर मोड में ही रन होंगी। It consists of various types of cluster management such as Hadoop। मतलब इसमें भी हम yarn यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने बताया इसका अपना खुद का भी है, खुद का जो है स्टैंडर्ड शेड्यूलर है इसका, अगर वो यूज करना चाहे तो ठीक है। हमें लगता है नहीं इसका वाला उतना अच्छा नहीं है, हम yarn को यूज करेंगे तो हम yarn को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो फीचर्स है हम उनको भी यूज कर सकते हैं, प्लस हमें लगता है कि नहीं हम जो पुराने फीचर यूज कर रहे थे वो ज्यादा अच्छे थे तो हम उनको भी कॉल कर सकते हैं। एंड वर्कर नोड, ठीक है, वर्कर नोड है तो वर्कर नोड इज अ स्लैब नोड, इट रोल इट इन द एप्लीकेशन कोड क्लस्टर एग्जीक्यूटर। तो एग्जीक्यूटर इज अ प्रोसेस लॉन्चेस फॉर एन एप्लीकेशन ऑन अ वर्कर नोड। एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट कौन करेगा, काम जो होगा सारा वो कहाँ होगा, स्लैब के पास में, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आएंगी, मास्टर से, बट एग्जीक्यूट कहाँ पे होंगी, कम जो स्लैब उसी के पास में, उसी के पास में सारा डाटा है और उसी के पास में सारी प्रोसेसिंग यूनिट है। तो वही काम है जो हम बेसिक जो फंक्शन उसके अंदर डिस्कस कर रहे थे हडूप के अंदर, तो वो हडूप वाला सारा काम यहाँ पे भी हो रहा। तो टास्क एग्जीक्यूटर वो सारी चीजें यहाँ पे भी हो रही।
स्पार्क कंपोनेंट, अगर हम इसके कंपोनेंट देखें तो वो ये स्पार्क एसक्यूएल स्ट्रक्चर डाटा, स्पार्क स्ट्रीमिंग रियल टाइम, मशीन लर्निंग, ग्राफ, देन नीचे क्या है स्पार्क कोड, और ऊपर ये अलग अलग तरह के काम, और भी कई सारे काम हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि एसक्यूएल क्वेरी हम रन कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं, मशीन लर्निंग तो उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं डाटा के ऊपर, या फिर जो ग्राफिकल वाला डाटा है, ग्राफ फॉर्म में जो रिप्रेजेंट हो रहा डाटा, उसको भी हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो एट टू कोड लेवल स्पार्क इज कंप्यूटेशनल इंजन, तो कोड पे तो स्पार्क है ही, बाकी ऊपर कई तरह की एप्लीकेशन हो सकती है। Spark SQL is built on the top of Spark Core. It provides support for structured data. अगर हमारे पास में structured data है तो हम ये SQL यूज कर सकते हैं। अगर हमें SQL अच्छी नहीं लगती तो हम Hive भी यूज कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अगर हमें SQL करना है तो हम इसका बिल्ट इन जो फीचर्स है वो यूज कर लेंगे। अगर हमें लगता नहीं Hive ज्यादा अच्छा है, क्योंकि Hive अच्छा है, ठीक है, जो Hadoop के साथ जो इंडिविजुअल जो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं वो अच्छे हैं वो सारे, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे आपके पास में चॉइस है, आप उसको अपने तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल कंपोनेंट यूज हो रहे थे वो काफी अच्छे फीचर्स हैं, स्ट्रॉन्ग फीचर्स हैं, तो जब हमें लगता है कि नहीं वो पुराना वाला ज्यादा अच्छा था तो हम तो उसको भी यूज कर सकते हैं। एक सपोर्ट JDBC एंड ODBC, तो ये दो कनेक्टर होते हैं बेसिकली डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, JDBC जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी एंड ODBC ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो ये अलग अलग तरह के जो डाटा से डाटा सोर्स आता है तब हमें कनेक्टर्स की जरूरत होती है, या बीच से एक मीडिएटर की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे सपोज जावा से हमें ऑरेकल को कनेक्ट करना है, तो जावा एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ऑरेकल एक अपना RDBMS सॉफ्टवेयर है, दोनों की अलग अलग लैंग्वेज है। ऑरेकल में यूज हो रही है SQL और जावा में अपनी कुछ लैंग्वेज यूज हो रही है, जावा में अपने लैंग्वेज, दोनों का सिंटैक्स अलग है और दोनों का वो भी अलग है। भाई अब जैसे एक रशियन को एक चाइनीज वाले पर्सन से बात करनी, कैसे बात करेगा वो, कैसे बात करेगा? एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी उसको, बीच में एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी। भाई हमारे मोदी जी जाते हैं अलग अलग देशों में, इतनी सारी लैंग्वेज थोड़ी ना आती है उनको भी, बट सबसे वो कम्युनिकेट करते हैं, सबसे बात करते हैं। उन लोगों उनके वहां से प्रेसिडेंट से बात हुई तो उनकी लैंग्वेज में थोड़ी ना बात हुई, ट्रांसलेटर के मीडियम से बात। तो जब हम जावा से ऑरेकल को कनेक्ट कर रहे हैं तो कैसे कनेक्ट होगा? जावा अलग लैंग्वेज है, ऑरेकल अलग लैंग्वेज, तो बीच में हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उस ट्रांसलेटर को चाहे ड्राइवर नाम दे दें या फिर कनेक्टर नाम दे दें, जो भी नाम दे दें। तो ऐसे ये दो सबसे ज्यादा कनेक्टर यूज होते हैं, JDBC और एक ODBC, जो कि जो डिफरेंट मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक डाटाबेस लैंग्वेज से कनेक्ट कर सकते हैं। It also supports various sources of data like Hive tables, Barbet and JSON। कई दूसरे तरह के भी डाटा हैं, उनसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। स्पार्क स्ट्रीमिंग, तो स्पार्क का ये अपना यूनिक एडवांटेज है कि हम स्ट्रीमिंग डाटा को भी प्रोसेस कर सकते हैं। स्पार्क कंपोनेंट दैट सपोर्ट स्केलेबल एंड फॉल्ट टॉलरेंट प्रोसेसिंग ऑफ स्ट्रीमिंग डाटा। ठीक है, स्केलेबल भी है और मतलब स्केलेबल का मतलब कम हो जाए या ज्यादा हो जाए वो सेम स्पीड से काम करेगा। ठीक है, और फॉल्ट टॉलरेंट मतलब अगर कहीं बीच में प्रॉब्लम भी होती है तो ये क्या करता है, अपने आप को रिकवर करने की भी इसके अंदर कैपेबिलिटी है। तो ये दोनों फीचर है इसके पास में। इट यूजेज स्पार्क फॉर फास्ट शेड्यूलिंग कैपेबिलिटी टू परफॉर्म स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स। तो ये सारी चीजें RDD जो हमने अभी यूज किया था, रेजिलिएंट डाटा, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, उसको तो हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे अभी थोड़ा सा। तो इट्स डिजाइन इंश्योर दैट द एप्लीकेशन रिटर्न और स्ट्रीमिंग डाटा कैन बी यूज्ड टू एनालाइज बैचेज ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। तो इसमें बैच प्रोग्रामिंग भी और ये जो लाइव वाली है, जो रियल जो डाटा को प्रोसेस करने वाली, दोनों तरह की हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। MLib is a machine learning library that contains various machine learning algorithms। तो जो मशीन लर्निंग है बेसिक उसका वही है कि जो पुराना डाटा है, हिस्टोरिकल डाटा, उसको हम एनालाइज करके उससे लर्न करके उसको सीख के एक ऐसा मॉडल बना सकते हैं जो कि हमें प्रेडिक्शन में हेल्प कर देता है, या डाटा को मतलब उसमें भी हमने बताया था 2-3 तरह की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होती है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। तो जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग है वो ज्यादातर प्रेडिक्शंस में यूज होती है। प्रेडिक्शन मतलब हम प्रेडिक्शन करते हैं कि कल बारिश होगी कि नहीं,
आप देखोगे तो पता चल जाएगा कल बारिश होगी कि नहीं, परसों बारिश होगी कि नहीं, ऐसा वेदर फोरकास्टिंग क्या है, प्रेडिक्शन है। ठीक है, आप लोन लेने जाएंगे तो लोन के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं, तो वो चीज उसमें आ जाती है। तो ऐसी कई सारी एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग में जो हम यूज कर सकते हैं। तो इट इज 9 times फास्टर देन डिस्क बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन यूज्ड बाय अपाचे, जो दूसरे एप्लीकेशन से, क्योंकि इसमें इन मेमोरी कंप्यूटेशन है, रैम के अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, तो ये थोड़ा उससे फास्ट है। GraphX is a library that is used to manipulate graph and perform graph parallel computation. It to facilitate to create a directed graph, जो हमने बताया था कि इसके अंदर हम डायरेक्टेड ग्राफ भी बना सकते हैं। जो ग्राफ क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ एक तरह की प्लानिंग है कि पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, ये काम पैरेलल होगा, ये काम सीक्वेंशियल तरीके से होगा, तो वो सारा हम टैग के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। Then आता RDD, Resilient Distributed Data Set, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, तो ये मैन इसका वो है, देखा जाए तो मैनिपुलर है RDD, इसके स्पार्क के भी दो ही मैनिपुलर है, एक RDD और एक DAG। तो जब भी कोई छोटे से छोटा प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें ये दोनों चीजें यूज होंगी, RDD और DAG। ठीक है, RDD क्या है, रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सेट, और DAG क्या है, उसकी प्लानिंग कि वो जो ऑपरेशंस कैसे कैसे करते जाने, उसमें कौन सा ऑपरेशन सीक्वेंस में होगा, कौन सा ऑपरेशन पैरेलल तरीके से होगा। तो देयर आर टू वे टू क्रिएट RDD हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो पैरेललाइज एन एग्जिस्टिंग डाटा इन द ड्राइवर प्रोग्राम, और दूसरा डिफरेंशिएट डाटा सेट। इन्हें या तो हमारे पास में डाटा सेट पहले से पड़ा हुआ है, हम उसको यहाँ पे कॉल करके अपना एक RDD में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर पैरेललाइज मेथड है उसको यूज करके हम एक RDD बना सकते हैं, क्योंकि जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे वो ऑपरेशन कहाँ पे होगा, RDD के ऊपर। RDD मतलब एक डाटा सेट है, बस वो एक मेमोरी के अंदर डाटा सेट है। ट्रेनिंग आगे हो रही है, पीछे नहीं। टू क्रिएट पैरेललाइज कलेक्शन कॉल स्पार्क कॉन्टेक्स्ट, अगर हमें जैसे बनाना है, ठीक है, तो एक मेथड है val info equal to array 1 2 3, इसके अंदर जो भी डाटा देना हमने डाटा दे दिया, तो भी डाटा दो तरीके से देंगे, या तो हम डाटा यहाँ स्पेसिफाई करते हैं या किसी फाइल के अंदर CSV फाइल है या कोई RDBMS फाइल है, वहां से डाटा को कॉल करना है। तो ये हमने एक डाटा बना दिया, देन इस डाटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे कहाँ, स्पार्क के अंदर। ठीक है, उसको हमें RDD में कन्वर्ट करना होगा, तो RDD में इससे कन्वर्ट हो जाता है SC और पैरेललाइज इनफो, इससे वो हमारा RDD में कन्वर्ट हो जाता है। RDD मतलब डाटा कहाँ आ गया, रैम के अंदर, जहाँ पे हम उसको प्रोसेस करेंगे। तो फिर हम उस पर तरह तरह के जो फंक्शंस है वो हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फिल्टर लगाना है, उसको सॉर्ट करना है, ऑर्डर में लाना है, ग्रुप बाय फंक्शन लगाना है, कुछ रिकॉर्ड देखना है बीच में से, ऐसे कई तरह के फंक्शन है जो हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं एनालिसिस में। तो ये पूरा हमारा स्पार्क का इंट्रोडक्शन। तो अभी तक हमने जो जितने भी सारे मॉडल्स किए थे वो सारे के सारे फीचर्स हमारे स्पार्क में बिल्ट इन है। प्लस अगर आपको लगता है कि इसके फीचर उतना पावरफुल नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि देखो जब बिग डाटा प्रोसेस कर रहे हैं तो वहाँ पे एफिशिएंसी भी मैटर करती है, छोटी छोटी चीजें वहाँ पे बहुत सी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, तो वही चीजें वहाँ पे, ठीक है, अब जब हम टिकट बुक करते हैं तो उसमें कुछ पैसे का वो चला जाता है, इंश्योरेंस चला जाता है, बट वही जब इंश्योरेंस हमें कुछ नहीं लगता, 50 पैसे का इंश्योरेंस है कुछ नहीं लगता, बट जब वही पैसे करोड़ों में हो जाता है तो उसकी एक वैल्यू हो जाती है। तो वही है कि जो छोटा सा भी अगर परफॉर्मेंस में कहीं छोटा सा भी एडवांटेज होगा तो बड़ी चीज हो जाती है। तो हमें अगर अच्छा लगता है स्पार्क के जो फीचर्स हैं वो यूज करना है, अगर कहीं तो लग रहा नहीं वो फीचर थोड़ा उतना पावरफुल नहीं है तो हम फिर पुराना जो फीचर्स है वो यूज करेंगे। सर कॉस्ट तो है ही नहीं, फ्री है, दोनों फ्री है, सारा सब कुछ ओपन सोर्स है जो यूज कर रहे हैं। टाइम कॉस्ट मान लें, टाइम इज अ कॉस्ट। हाँ, तो अगर कॉस्ट टाइम में हमने बताया फिर स्पार्क बाजी मार देता है, क्योंकि स्पार्क में काम हो रहा है मेमोरी के अंदर। ठीक है, जैसे दो तरह के पैसे हमारे, एक पैसे वो जो जेब में रखे हैं और एक पैसे जो रखे हैं बैंक में रखे हुए हैं। तो जेब वाले पैसे हम तुरंत यूज कर लेंगे, किसी को कैश चाहिए तो हम तुरंत उसको निकाल के दे देंगे। अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो क्या करेंगे हम, तो उसको बैंक जाओ निकाल के दो, वो करो, तो वही चीज है। तो रैम वो वाला काम है, रैम में तुरंत काम हो जाता है, हार्ड डिस्क में काम करने में टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो वहाँ पे हार्ड डिस्क यूज हो रही है उसमें और यहाँ पे रैम यूज हो रही है। तो रैम में जब डाटा होगा तो वो हमेशा फास्ट। तो अभी ब्रेक करते हैं 10 मिनट का, फिर शुरू करते हैं।
टी ब्रेक, सेकेंड